हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सबका कंसेप्ट वेव एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। तीन लेक्चर हो चुके हैं। जिसने पिछले लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले तीनों लेक्चर कवर करें, उसके बाद ही यहाँ पे आए। क्लियर है बात? तो पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 6th नंबर हेडिंग हमने डाली थी कल, ओम्स लॉ, और उसका डेरिवेशन हमने उसमें किया था फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट डालेंगे 6th हेडिंग में, सेकंड पॉइंट डालेंगे। आगे शुरू करते हैं अब। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंस, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंस, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंस। ठीक चल रहा है? वीडियो सही चल रही है? ठीक। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंस। देखो बेटे, ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनता है कि कौन से ओहमिक सब्सटेंस होंगे और कौन से नॉन ओहमिक सब्सटेंस होंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है, ओहमिक सब्सटेंस वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है भाई। और नॉन ओहमिक किनको बोलेंगे? मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? अभी ओम्स लॉ आपने पढ़ा था कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। सबको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ओम्स लॉ में ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। अगर किसी सब्सटेंस के लिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, मतलब वी जो है आई के साथ बढ़ रहा है लीनियरली, ठीक है, तो वो ओमिक सब्सटेंस है। तो लिख लो पहले आप, फिर आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ओमिक सब्सटेंस को लिखेंगे। ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस विच फॉलो, लिखेंगे सारे, द सब्सटेंस विच फॉलो ओम्स लॉ, द सब्सटेंस विच फॉलो ओम्स लॉ is called ohmic substance, is called ohmic substance। ठीक है भाई। for this type of substances, आगे लिखेंगे for this type of substances IV graph will be linear। मैंने क्या बोला? for these substances, फॉर दिस सब्सटेंसेज आई वी ग्राफ, आई करंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, वी पोटेंशियल के लिए बोल रहा हूँ। फॉर दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आई वी ग्राफ विल बी लीनियर, आई वी ग्राफ विल बी लीनियर। ठीक है। देयरफॉर दीज सब्सटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड, देयरफॉर दीज सब्सटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर सब्सटेंसेज, Therefore these substances are called linear substances। बेटे इनको ओमिक सब्सटेंसेस को हम लीनियर सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ओम्स लॉ क्या पढ़ा था हमने कि जो करंट होगा और जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने कंडक्टर के अक्रॉस लगाया। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वी होता है। बोलो बात समझ में आ रही? सबको ध्यान देना बात पे। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। हम ग्राफ बनाते हैं। अब यहां पे इस एक्सिस में बेटे हमने करंट लिया और यहां पे पोटेंशियल हमने लिया वी। ठीक है भाई। सबको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटे? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। याद है सबको? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी बेटे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहां पे बेटे m स्लोप होता है, ये y एक्सिस और ये x कोऑर्डिनेट, और ये c पे क्या है बेटे? यहाँ c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब लाइन कहाँ से शुरू हुई है y एक्सिस पे। अगर इंटरसेप्ट 0 है, मतलब c मैंने 0 लिख दिया, तो लाइन कहाँ से शुरू होगी बेटे? ओरिजिन से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? ओरिजिन से। और ये जो ग्राफ बनेगा बेटे कैसा आएगा? लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे वही तो चीज़ बन रही है। अब देखो ध्यान देना बात पे। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बेटे कांस्टेंट डाला था आपने। बोलो 1/r डाला था या नहीं डाला था एक कांस्टेंट? तो बेटे इसको कंपेयर करो। अब इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से। बोलो y क्या बेटे यहाँ पे आई है, बोलो
y क्या है, I है, v क्या है बेटे, v यहाँ पे क्या है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेटे स्लोप यहाँ पे m है, यहाँ पे कितना है बेटे 1/r। बोलो बात समझ में आई बेटे। ये मान लो एंगल कितना है, थीटा है, कितना बेटे, थीटा। ध्यान देना बेटे, बात समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 101% क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा ग्राफ पे, ठीक है। तो बेटे थीटा एंगल है ये, किसी सब्सटेंस बोल दे, किसी सब्सटेंस का IV ग्राफ दिया है, और ये जो बेटे x एक्सिस है या फिर v वाले एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है बेटे। जो स्लोप होता है, स्लोप m क्या होता है, tan थीटा होता है ना, अरे स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बेटे 1 या फिर tan थीटा यहाँ पे कितना होगा बेटे, m के इक्वल होता है tan थीटा, तो m यहाँ पे कितना है बेटे 1/r, कितना बेटे 1/r। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। या फिर हम बोल सकते बेटे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 1/tan थीटा होगा। समझ में आई सबको बात बेटे या नहीं आई। थीटा दे के बेटे आपसे रेजिस्टेंस पूछ सकता है किसी मटेरियल का, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी बेटे, एक मिनट रुकिए, नोट मत करिए, एक चीज ध्यान देनी, यहाँ ध्यान दो एक बार, एक चीज ध्यान देनी है बेटे यहाँ पे। अब ऐसा भी हो सकता है बेटे इस एक्सिस पे वो आपको v दे दे और इस एक्सिस पे i दे दे, फिर क्या करोगे, तो फिर बेटे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बनेगी, देखो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, ये ग्राफ आपको दे दिया, हाँ यहाँ पे v है और यहाँ पे क्या बेटे इस बार i है, और कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना बेटे, इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल टू आई आर, अरे r को उधर लेके जाओ, v इक्वल टू आई आर। अब बेटे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, बोलो r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, v इक्वल टू आई आर लिख दो, आर आई लिख दो, एक ही बात है ना बेटे। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को, और i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। देख लो i किस पे बेटे, x एक्सिस पे है, और v कहाँ पे है, y एक्सिस पे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। तो बेटे ये मान लो ये एंगल थीटा दिया है, कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछता है तो आप क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे सर r इक्वल टू 1/tan थीटा, ये लिखेंगे, जो कि गलत है बेटे। क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ध्यान दो बेटे यहाँ पे m कितना है, r के इक्वल है यार, m कितना है, r के इक्वल है, तो क्या होगा r इक्वल टू m, बेटे r किसके इक्वल, m के इक्वल है। यहाँ क्या था बेटे, m किसके इक्वल था, 1/r के इक्वल था, और m क्या होता है बेटे, tan थीटा होता है, m क्या होता है, tan थीटा। तो बेटे जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। ये गलती नहीं करनी बेटे, वो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन नहीं देगा आपको, IV ग्राफ नहीं देगा, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा इस तरीके से, और पहले ही ऑप्शन में ये आंसर दे देगा आपको। कौन सा आंसर, ये आंसर बेटे, ये आंसर आपको मिलेगा पहले उसमें। क्लियर है बेटे बात, तो ये आंसर दे देगा, आप इसी को टिक करके आओगे। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि बेटे यहाँ i की बजाय v दिया उसने, और यहाँ पे i दिया है। क्लियर है बेटे बात, तो बेटे नोट कर लो जल्दी से, इसको चिपका लो, नोट कर लो बेटे। चलो बेटे मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नोट कर लेना बेटे। और आपके पास तो बेटे नोट्स हैं ही, ठीक है ना, समझ में आ गया ना बेटे, किसी को डाउट तो नहीं। जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दे। हाँ बेटे ओमिक सब्सटेंस हमने पढ़ लिया। ओमिक सब्सटेंस को बेटे लीनियर सब्सटेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटे, क्योंकि इनके लिए IV ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है बेटे, स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इनको लीनियर सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। तो बेटे अब नॉन ओमिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ओमिक सब्सटेंस लीनियर ग्राफ, नॉन ओमिक सब्सटेंस नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है बेटे। तो लिखेंगे बेटे दोज सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक सब्सटेंस में लिखेंगे बेटे दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो, दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। अब बेटे एक सवाल ये बनता है, अब अगर नॉन ओमिक सब्सटेंस है तो क्या इनका IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटे,
क्योंकि ओमिक सब्सटेंस का ही जो ग्राफ होगा आईवी ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ओमिक सब्सटेंस को लीनियर सब्सटेंस भी बोला जाता है। और नॉन ओमिक सब्सटेंस बेटे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। तो कैसा कुछ आएगा बेटे, ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है, ये लो बेटे मान लो इस तरीके का ग्राफ है, लीनियर है बेटे, बोलो लीनियर दिख रहा है किसी को, नहीं तो बेटे ये आई यहाँ पे बना देते हैं, आई करंट के लिए और वी किसके लिए बेटे, पोटेंशियल के लिए। क्लियर है बेटे बात। तो आगे लिखेंगे बेटे, फॉर दीज सब्सटेंसेस IV graph is non-linear. For these substances, IV graph is non-linear. ठीक है बेटे, IV graph is non-linear. Therefore here we define dynamic resistance. Therefore here we define dynamic resistance. क्या बोला बेटे मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना बोलते हो हम रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बेटे, ध्यान देना, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। बोलो यार 11th क्लास में मैकेनिक्स में जब आप काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स हमने शुरू किया था, क्या होता है काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स का मोशन, मतलब मोशन होता है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब डायनेमिक मतलब मोशन, मतलब मोशन का मतलब चेंज होना पोजीशन। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा होगा हर पॉइंट पे तो क्या होगा बेटे, वो कैसा रेजिस्टेंस होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। अभी वहां तो ओमिक सब्सटेंस में तो लीनियर ग्राफ आया था, तो हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या था, सेम था। जबकि यहाँ पे बेटे अब बात करेंगे, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा बेटे, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा, चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डायनेमिक बोल दिया बेटे। बोलो बात समझ में आई सबको। तो बेटे जब यहाँ स्लोप हम बनाएंगे, यहाँ स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, बोलो ऐसा कुछ स्लोप बनेगा, तो थीटा एंगल ये, बोलो यहाँ पे बेटे स्लोप कैसा बनेगा, यहाँ पे स्लोप ये बनेगा, यहाँ पे θ1 बोल देता हूँ, यहाँ पे θ2, और बेटे यहाँ पे स्लोप कैसा बनेगा, ये स्लोप बनेगा θ3। तो ध्यान देना बेटे, क्या तीनों एंगल इक्वल है, नहीं है तीनों एंगल इक्वल, तीनों स्लोप अलग अलग है। अरे देखो यार, तीनों स्लोप क्या है, अलग अलग है। अब बेटे आर को क्या लिखते थे, tan θ लिखते थे वहां तो हम, लेकिन नॉन ओमिक है, आर डायरेक्टली आर tan θ के इक्वल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस हम निकालते, क्या निकालते बेटे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये बेटे ए पॉइंट बोल देता हूँ, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट में बोल देता हूँ। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस बेटे क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसलिए बोला क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है बेटे, मान लो मेरे को निकालना बेटे बी पॉइंट पे, कहाँ निकालना है, बी पॉइंट पे। तो बेटे क्या करेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा बेटे, मैं इसको लिखा डेल्टा, बेटे ये तो पता होगा ना, V = IR होता है, और R क्या होता है, V/I होता है, ये चीज़ पता है ना सबको, R क्या होता है, V/I। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है तो बेटे ऊपर डेल्टा V/ΔI क्या होगा बेटे, डेल्टा V किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, और डेल्टा I स्मॉल चेंज इन करंट। बेटे किसी एक पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा बेटे, अरे बोलो यहाँ पे डेल्टा V भी कितना होगा, थोड़ा सा, और डेल्टा I भी थोड़ा सा होगा। बोलो ये डेल्टा V है, सॉरी ये डेल्टा I है यहाँ पे, और ये क्या बेटे नीचे डेल्टा V। अरे छोटी सी ट्रायंगल तो बनेगी इस पॉइंट पे, हाँ ये डेल्टा I और ये डेल्टा V। जैसा कि हमने मोशन चैप्टर में इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। ऐसे ही किसी नॉन लीनियर या फिर नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए किसी भी पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस नहीं बोलते, उसको डायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत बेटे, चले आगे, चलो भाई नोट हो गया ये। ओमिक नॉन ओमिक सब्सटेंस हो गया बेटे। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, क्वेश्चन करना है सभी को, क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटे। क्वेश्चन क्या है, IV ग्राफ फॉर टू substances is given below
देन फाइंड R1 बाय R2, देन फाइंड R1 बाय R2। बेटे ग्राफ देख लो क्या है, चल रही बेटे वीडियो। ये बेटे आई वी ग्राफ दिया है, आई, और ये क्या बेटे V, ठीक है बेटे। ए सब्सटेंस है, पहले सब्सटेंस के लिए बेटे ये लीनियर ग्राफ दिया है बेटे, स्ट्रेट लाइन है तो समझ गए ना, ओमिक सब्सटेंस है। ये एंगल बेटे थीटा दिया है। दूसरा सब्सटेंस जो है बेटे उसका आई वी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही है, वो भी ओमिक है, लेकिन इधर की तरफ बेटे ये एंगल कितना दिया है, थीटा। ये एंगल कितना दिया है, थीटा। ये दूसरे सब्सटेंस के लिए। तो बेटे आपको क्या फाइंड करना है, आपको R1 और R2 की रेशो फाइंड करनी है। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे जब ये 1 है तो R1 कितना होगा बेटे, 1/tan थीटा। देखो चेक करना है क्या यहाँ पे आई, क्या यहाँ पे V है, बिल्कुल है। तो लिख लो बेटे, अगर रट्टा भी नहीं मारना इस चीज का, लिख लो ना, I=V/R होता है ना, अरे बोलो। तो ये स्लोप होता है ना, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है बेटे। y एक्सिस पे I है, x एक्सिस पे V है, तो बेटे स्लोप कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, 1/r के इक्वल होगा, या फिर r कितना होगा, 1/tan थीटा के इक्वल होगा। समझ गए ना बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है बेटे। R2 कितना होगा बेटे, मेरे को R2 बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटे, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी बताओ R2 कितना होगा यहाँ पे, बोलो बेटे, आप लोग बोलो। 1/cot थीटा, बिल्कुल सही बोला इसने, लड़के ने। देखो बेटे आप एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, एंगल मेजर होगा बेटे यहाँ से, कौन से, एक्स एक्सिस से, जिसपे V है। तो बेटे ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अरे बोलो यार, टोटल एंगल कितना, 90, ये थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो स्लोप क्या होता है, R2 क्या होगा, 1/tan थीटा। थीटा की जगह बेटे कितना अब 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। क्लियर है बेटे बात, बोलो, बोल नहीं रहे। तो R2 कितना आया बेटे, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा। ठीक है बेटे। तो बेटे R1 इसको क्या लिख सकते हो, और बेटे tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा। ठीक है बेटे। तो R1/R2 जो आ गया बेटे आपका कितना, 1/tan थीटा है, और R2 नीचे है ना बेटे, तो कितना मल्टीप्लाई में tan थीटा। समझ में आई बेटे बात। तो कितना हुआ बेटे, 1/tan स्क्वायर थीटा। अगर ऑप्शन में बेटे cot स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटे, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। समझ में आई बेटे सबको बात, या नहीं आई, अरे बोलो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटे, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। बेटे टाइम कितना, टाइम बताओ एक बार मेरे को बेटे, अपने फ़ोन में चेक कर लो, 6:26। ठीक है, चलो बेटे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, बेटे 4 ऑप्शन गिवन है। चार ऑप्शन है बेटे। ये 2 सब्सटेंसेस के लिए बेटे, 2 सब्सटेंसेस के लिए क्या आपको VI ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको बताना बेटे, इसका रेजिस्टेंस R1 है बेटे, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। आपको बताना है R1 ग्रेटर देन R2 होगा, R2 ग्रेटर देन R1 होगा, या दोनों इक्वल होंगे। आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते इसको देख के। तो बताओ बेटे क्या आंसर होगा। बोल नहीं रहे बेटे, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। चलो बेटे यहाँ देखिए, कौन सा बेटे, कौन सा ऑप्शन है, ए, सबका ए आया, बोलो बेटे। बी, 2 जनों का ए, 2 जनों का बी। चलो देखते बेटे, बाकी सब, हाँ सी,
अच्छा चलो यहाँ देखिए बेटे, अब ग्राफ चेक करना आपने, v और i है या i और v है, क्या है बेटे v i है, तो बेटे लिख लो v इजिकल टू आई आर, आर क्या है बेटे टेन थीटा, आर कितना बेटे टेन थीटा, ठीक है बेटे। तो बेटे थीटा कौन सा ज़्यादा है, अरे बोलो यार, इसको थीटा 1 बोल दें बेटे, इसको थीटा 2 बोल देते हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेटे थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, बोलो। आर क्या बेटे टेन थीटा, आर क्या होगा टेन थीटा होगा, तो बेटे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है, तो जो एंगल ज़्यादा होगा वो क्या होगा बेटे, अरे क्या होगा R2 ग्रेटर देन R1 नहीं होगा, R इक्वल टू टेन थीटा। अगर ग्राफ होता बेटे IV तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाता, पहले वाला हो जाता, समझ गए ना बात मेरी, ठीक है बेटे। चले आगे, अगली हेडिंग डाल लो बेटे, हेडिंग नंबर, ये कौन सा 6th पॉइंट चल रहा था ना बेटे, 7th पॉइंट, हेडिंग नंबर 7 है, इसमें लिखेंगे बेटे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट है बेटे इसका, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटे 10th क्लास में पढ़ चुके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो लिख लो, फिर भी इसको लिखना तो ज़रूरी है, हाँ। तो रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे बेटे, सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। बेटे क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस एक इंग्लिश वर्ड है बेटे, इंग्लिश वोकैबुलरी का वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रजिस्ट करना, किसी को रोकना बेटे, अपोजिशन बनना किसी के रास्ते में, ठीक है बेटे, रेजिस्टेंस बोलते। तो यहाँ बेटे रेजिस्टेंस की बात हो रही, तो किसका रुकावट होगी, किसकी रुकावट होगी, किसका अपोजिशन होगा, करंट का बेटे, क्योंकि कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है मतलब उतना कम करंट होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिशन, करंट को बहने नहीं देता, ठीक है बेटे। तो बेटे इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ या फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है बेटे। चलो बेटे यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी बेटे, ओहम होगी, क्या होगी, ओहम होगी। और सिंबल क्या होगा बेटे, ग्रीक सिंबल है ये, ठीक है, ओम का सिंबल, ये ओम बाबा के नाम पे यूनिट है रेजिस्टेंस की। सिंबल क्या होगा बेटे ये, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। दूसरी चीज बेटे अब देखो, रेजिस्टेंस जो आया था बेटे, पिछला जो डेरिवेशन हमने किया था पिछली क्लास में, क्या आया था बेटे, ML NE² ऐसा कुछ आया था क्या, अरे बोलो यार, यही आया था ना रेजिस्टेंस, डेरिवेशन जब हमने किया था ओम्स लॉ का। तो बेटे V इजिकल टू IR हमने लिखा था, R किसको लिखा था बेटे, हमने इस वाली वैल्यू को लिखा था, बोलो चेक करो सही है, ML/NE², यही था रिजल्ट। तो बेटे ध्यान देना, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है बेटे, ये क्या है, रो, मैंने लिख दिया बेटे रो, क्या लिखा मैंने, रो, और ये कितना बच गया, L/A। बेटे क्या ये फॉर्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/एरिया। तो यहाँ पे बेटे रो क्या है, रजिस्टिविटी, रो क्या है बेटे, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी। अरे क्या हो गया, क्लियर है, डाउट है किसी को, ठीक है बेटे। आर क्या हो गया बेटे, रो L/एरिया, ठीक है बेटे, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हमने डेरिवेशन किया तो ओम्स लॉ का, तो आर की वैल्यू क्या आई थी, ML/NE², ठीक है। सब सारी टर्म्स जो है सबकी बात हमने की थी। अब कुछ जो नए हैं, जो इसी लेक्चर को देख रहे, पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं उसको समझ नहीं आया होगा, ये एल क्या है यहाँ पे, ये टाउ क्या है, एन क्या है, ई क्या है, बेटे पिछले लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए, ठीक है। तो बेटे रेजिस्टेंस लिख लिया हमने रो L/एरिया। तो यूनिट बेटे क्या लिख दिया हमने, ओम यूनिट होती है बेटे, क्या होती है, ओम यूनिट होती है। दूसरी चीज बेटे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नहीं, या निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेना आप लोग, ठीक है। यूनिट होगी बेटे यहाँ पे। दूसरी चीज बेटे, अब रजिस्टिविटी, नई टर्म आई बेटे, रजिस्टिविटी, क्या आई है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होगी बेटे,
रजिस्टिविटी बेटे आपको बता दूं ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ कंडक्टर इन पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल पे डिपेंड कैसे करती है, मान लो आपके पास कॉपर वायर है, इतनी सी वायर है, जो रजिस्टिविटी इतनी कॉपर वायर की होगी वही इतनी बड़ी कॉपर वायर की होगी। कितनी बड़ी कितनी मोटी कॉपर वायर ले लो उसकी रजिस्ट्री हमेशा क्या होगी, जितनी की इस वायर की है कॉपर वायर की। मटेरियल सेम रहना चाहिए, मेन चीज़ है। मटेरियल अगर सेम है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेंथ एरिया कुछ मर्जी हो, ठीक है। तो रजिस्टिविटी बेटे क्या है, लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटे, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। तो बेटे रजिस्टिविटी क्या है, लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल, ऐसा लिख सकते हैं। यूनिट निकालना बेटे इसकी यूनिट क्या आती बेटे, ओम। एरिया की क्या होती बेटे, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आई बेटे, यूनिट क्या आई इसकी, यूनिट क्या आई, ओम मीटर। क्या आई बेटे, ओम मीटर। ये माइनस नहीं, हाइफन लगाया मैंने कभी, ये ओम में से मीटर माइनस कर दिया। हाँ समझ गए ना बेटे, यूनिट ओम मीटर होगी, क्लियर है। और दूसरी चीज देखना बेटे, फॉर्मूला क्या है, रो आर ए अपॉन एल। रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, वो बोल देता डिफाइन रजिस्टिविटी, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अभी ध्यान देना बेटे, ए को इफ यहां बोल देता है एरिया बेटे 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिट 1 को बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। लेंथ कितनी बेटे 1 मीटर है। अगर बेटे एरिया और लेंथ दोनों 1 मीटर है तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, अरे समझो ए और एल दोनों, तो रो कितना आर के इक्वल है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल लिखेंगे बेटे, लिख लो आप इसको, रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, इफ द लेंथ ऑफ मटेरियल एंड एरिया, लेंथ ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते लेंथ एंड एरिया ऑफ मटेरियल आर यूनिटी। बेटे क्या बोला, अगर किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी आपको बतानी है तो कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको, अगर उस मटेरियल का आपने यूनिट एरिया लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट लिया और लेंथ भी यूनिट मतलब 1 ली है, तो बेटे रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी रजिस्टिविटी। बोलो समझ में आई बात, यूनिट बेटे क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो बेटे ये हो गया बेटे रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट बेटे इसमें क्या बेटे, सेकंड पॉइंट है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। लिखेंगे बेटे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटे कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, बस में तो सुना हो कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्यों बोलते हैं बेटे, क्योंकि कंडक्ट करता है आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक कंडक्ट करता है बेटे। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें से करंट बह जाता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, बोलो बेटे, ये प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की जो बेटे करंट को क्या करने देगी, बहने देगी। जबकि रेजिस्टेंस क्या था बेटे, ऑपोजिशन ऑफर कर रहा था करंट के फ्लो में। कंडक्टेंस क्या है बेटे, समझ में आया होगा, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है बेटे, उल्टे रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कंडक्टेंस को बेटे डिफाइन करेंगे सबसे पहले जी से डिनोट करेंगे बेटे, किससे, जी से। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। और जो कंडक्टेंस जो होती है बेटे वो रेसिप्रोकल होती है किसका, रेजिस्टेंस का। क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। बस ये लिख लो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इट इज द, या फिर लिख लो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इज इक्वल टू 1/r। तो बेटे यूनिट क्या होगी, ध्यान देना बेटे, यूनिट क्या होगी बेटे इसकी, या आर की क्या होती है, ओम होती है, तो उल्टा कर देंगे महो, क्या हो जाएगी बेटे, महो। यूनिट होगी बेटे इसकी महो, इससे डिनोट करेंगे बेटे महो। हाँ आप कहोगे सर ओम OHM लिखा था, रेसिप्रोकल कर दिया तो MHO आ गया। हाँ लेटर, जो लेटर्स थे वही वो रिवर्स कर दिए, ठीक है बेटे, याद रखना है। ओम तो इसकी बेटे क्या होगी, महो, ठीक है बेटे। और क्या बात कर रहे थे हम, बस ठीक है। सिंबल देख लो इसका, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था बेटे, ये था। ओम का सिंबल यही दिया था ना हमने,
तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है सबको? ठीक है बेटे। दूसरी है बेटे कंडक्टिविटी, क्या है बेटे, कंडक्टिविटी। इसको बेटे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। कल डेरिवेशन किया था बेटे वेक्टर फॉर्म में, जब हमने पढ़ा था किसको, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, वहां सिग्मा आया था और बताया था सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ठीक है बेटे, ये कंप्लीट है यहां तक। अब ये क्या है, कंप्लीट। चलो बेटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। अभी बेटे कलर कोडिंग वाला टॉपिक हो रहा है इसके अंदर, कलर कोडिंग वाला। ठीक है, दो टाइप की कलर कोडिंग है बोर्ड एग्जाम में, एक टाइप की कलर कोडिंग पूछी जाती है, दूसरे टाइप की वो कम्पिटिटिव के लिए है, वो अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है बेटे, कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में जो हमने पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेटे न्यूमेरिकल लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे आप। चलो बेटे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज, if length of a conductor is if length of a conductor becomes, if length of a conductor becomes twice when it is stretched, when it is stretched, stretch मतलब खींचना बेटे, stretch का मतलब क्या होगा, खींचना उसको। बेटे क्या बोला, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस ही बोला है ना, नहीं लेंथ बोली मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स ट्वाइस, लेंथ डबल होगी बेटे। डबल कैसे होगी, जब आपने कंडक्टर को खींचा तो क्या होगी, लेंथ डबल होगी। एल थी तो अब कितनी होगी बेटे, 12 होगी। अब कितनी होगी, 12 होगी। बोलो कैसे हुई, स्ट्रेच करने पे हुई। ठीक है, देन फाइंड न्यू, या फिर देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बेटे क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कंडक्टर था, उसको स्ट्रेच कर दिया आपने, खींच दिया उसको, तो लेंथ कितनी बन गई बेटे, जितनी पहले तो इसकी डबल लेंथ हो गई। अभी लेंथ चेंज हुई तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है बेटे रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ, रो एल अपॉन एरिया। बोलो बेटे। अभी कुछ लोग गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, जो गलती आप करते हैं वो बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ठीक कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रेच किया बेटे, लेंथ पहले कितनी थी, एल थी, अब लेंथ कितनी होगी, 12 होगी। कुछ सोचते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। क्या सोचते हैं, आर क्या बेटे, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो यार बात नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो R1 जो होगा, R1 बाय R2 होगा, वो क्या होगा, L अपॉन 12। बोलो यार कितना होगा, L अपॉन 12। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L तब होगा ना बेटे जब रो और ए दोनों कांस्टेंट होंगे। दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। रो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, क्या एरिया भी कांस्टेंट होगा। ध्यान दो, जब वायर स्ट्रेच करोगे आप तो वो क्या हो जाएगी, पतली नहीं हो जाएगी। हाँ समझ रहे हो ना, पतली हो जाएगी। तो एरिया भी तो चेंज हुआ, तो एरिया पे भी तो डिपेंड करता है। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। और इस क्वेश्चन में एक डाटा और लिख दो कि उसकी जो इनिशियली जो रेजिस्टेंस था वो था 5 ओम। कितना था बेटे, 5 ओम। द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज 5 ओम। अब आपको निकालना है कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है बेटे, तो चलो बेटे बात करते हैं इसकी। रेजिस्टेंस होता है बेटे रो एल अपॉन एरिया। बिल्कुल सही बात है, यही पढ़ा हमने। ध्यान देना बेटे बात पे, जब वायर को खींचेंगे आप लेंथ चेंज हो जाएगी,
एरिया चेंज हो जाएगा, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, और क्या चेंज नहीं होगा, क्या इसका मास बदल जाएगा? अरे मटेरियल तो उतना ही है जितना पहले था, इसका मास नहीं बदलेगा, इसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी, वॉल्यूम बदल जाएगी? वॉल्यूम बदल जाएगी बेटे, बोलो बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी, या नहीं बदलेगी? चलो बात कर लेते क्या बदलेगा। बेटे मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कंडक्टर बोल दिया था बेटे मैंने, मान लो ये जो मटेरियल था ऐसा था, कितना एरिया था बेटे इसका, ए, लेंथ कितनी थी, एल, इनिशियली बोला बेटे, ठीक है। डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटे। वॉल्यूम क्या होगी बेटे, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो। अरे वी को उधर लेके गए, ठीक है सर। वेलो ये क्या वॉल्यूम है बेटे, वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है बेटे, वॉल्यूम होती है, तो ए एल वॉल्यूम होगी, इंटू में डी, तो मास की जगह लिख दिया बेटे ए एल डी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? चलो, और यहां से बेटे एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, एम अपॉन एल डी। बेटे ए को क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एल डी लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। ध्यान देना बेटे बात पे। हाँ, रेजिस्टेंस बेटे पहले कितना था, इनिशियली कितना दिया था, 5 ओम। अब बेटे आर डैश बोल दे इसको, क्या बोल दे, आर डैश क्या होगा बेटे, रो एल डैश बेटे चेंज होगी, एरिया भी चेंज हो गया बेटे, ए डैश। बोलो, तो पहली चीज बेटे एक चीज ध्यान रखो, इसको रिप्लेस कर दो आप, यहां रिप्लेस कर दो, आर जो है ना बेटे, ए की जगह बेटे कहाँ था, ए की जगह क्या पुट कर दो बेटे, ये पुट कर दो। बोलो, ए की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना बेटे आपने, क्योंकि ये एम अपॉन एल डी आया है, तो पुट कर दो बेटे रो एल, ए की जगह बेटे कितना, एम अपॉन एल डी ऊपर आ जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटे, समझ में आई बात? अब देखो बेटे ध्यान देना बात पे, अब सोल्व हो गया क्वेश्चन। रो रजिस्टिविटी है जो कि कांस्टेंट होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटे। एम जब स्ट्रेच करेंगे मास भी कांस्टेंट होगा, हाँ जितना पहले था मास उतना ही रहेगा, डेंसिटी भी बेटे उतनी ही रहेगी, पहले भी आयरन था, आयरन की थी या फिर कॉपर की थी, किसी की भी थी, अभी भी स्ट्रेच करने के बाद बेटे कॉपर है, डेंसिटी अब भी उतनी ही रहेगी। तो बेटे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होगा या नहीं होगा बेटे, होगा या नहीं होगा? तो बेटे ये जो रिजल्ट है ये याद रखना, बार बार सोल्व नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में तो आपको सोल्व करना पड़ेगा कंप्लीट, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बेटे आपको याद रखना है ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग पे क्या होगा बेटे, रेजिस्टेंस जो होगा एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? ये रिजल्ट याद रखना बेटे कंपिटिटिव के लिए, क्लियर है? तो बेटे आर इनिशियल रेजिस्टेंस था, आर डैश बेटे न्यू रेजिस्टेंस है, क्या होगा बेटे, एल अपॉन एल डैश का होल स्क्वायर। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं आई? बेटे एल स्क्वायर है ना, तो पहले आर के सामने एल स्क्वायर लिख दिया, और आर डैश के सामने एल डैश का स्क्वायर, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है ना बात? तो बात करते हैं बेटे एल। अब ये लेंथ एल डैश कितनी होगी बेटे, डबल बोली उसने, ट्वाइस लेंथ बोली, कितनी होगी बेटे 2l, कितनी होगी 2l, स्क्वायर है बेटे, एल से एल कैंसिल, तो कितना आया बेटे 1/4। अरे गधे कितना है मूर्ख पुरानी, हाँ 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है बेटे? ध्यान दो कैलकुलेशन पे, गलती नहीं करनी। ये हो गया बेटे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो यहाँ लिख देता, जगह है यहाँ पे। आर डैश कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो कितना बेटे 4r, तो आर डैश नया रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटे, बोल दो यार, ये कितना था 5, कितना हो गया 20 ओम, कितना हो गया 20 ओम। बोलो बात आई समझ में? अब बोला क्या बेटे, तुमने परसेंटेज चेंज निकाली है, बोलो यार परसेंटेज चेंज निकाली है, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं बेटे, ध्यान देना बात पे, परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, फाइनल वैल्यू क्या आई है अब आपकी, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या थी, फाइनल वैल्यू आर डैश आई है बेटे अपनी, इनिशियल क्या थी आर थी, अपॉन में इनिशियल वैल्यू, इंटू में 100, इंटू में क्या बेटे 100। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? अरे बोल नहीं रहे यार, हाँ ये हुई ना बात, यहां दिख रहा है बेटे सबको, ठीक है। आर डैश कितना आया बेटे 20, माइनस आर कितना आया था बेटे, आर तो गिवन था क्वेश्चन में, कितना 5, अपॉन में 5 इंटू 100, तो कितना 15/5 बेटे कितना होगा 300%, तो कितना परसेंट चेंज आया बेटे रेजिस्टेंस में 300%। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? चलें आगे, ठीक, नोट कर लो बेटे जल्दी से, इसको नोट कर लो।
टाइम कितना हो गया बेटे, कितनी देर हो गई इसको, 40 मिनट। बेटे एक क्वेश्चन और लिखेंगे, जल्दी से लिखें। इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, 1% तो बहुत छोटा होता है ना बेटे, 1% बड़ा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज निकालना बेटे किसमें, रेजिस्टेंस में। ध्यान देना बेटे बात पे, अभी लेंथ मान लो 1 मीटर थी बेटे, 1% बढ़ेगी, 1% का मतलब कितना होगा बेटे, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल है। अगर बेटे ऐसा क्वेश्चन आता है 1%, 2%, 2.5, 1.5%, 3%, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इतने परसेंट बढ़ी, तो आपको क्या लगाना बेटे, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना आपने, क्या यूज करना है, डेल्टा आर बेटे चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में 100, यही तो देगा ना बेटे परसेंटेज। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा आर से लिख सकते हैं चेंज को, अपॉन में बेटे ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिखते थे इनटू में 100। यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, डेल्टा एल बाय एल और यहाँ 2, समझ गए बेटे बात, मतलब एल के एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया हमने, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल, समझ गए ना बात। तो बेटे जैसे बेटे मैंने यहाँ लिख दिया, देख लो यहाँ देख लो, एल डैश माइनस एल स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बेटे यही तो लिखेंगे ना, अरे बोलो यार, यही तो लिखेंगे। अब बेटे ये स्क्वायर दोनों का जो स्क्वायर है ये आगे आ गया बेटे, ये कितना है, डेल्टा एल है, ये एल है, ये स्क्वायर आगे आ जाता बेटे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर गए। बाइनोमियल थ्योरम आपने 8th चैप्टर 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर स्मॉल होता है बेटे डेल्टा एल, ये क्या है बेटे डेल्टा एल, अगर ये बहुत स्मॉल है ना तो पावर आगे आ जाती है बेटे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके बोल देते हैं। तो बेटे क्या लिखा हमने, 2 एल डैश माइनस एल डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है बेटे, बोलो 2 कितने परसेंट, ये बेटे इंटू 100 लिख दूँ, परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना हम लोग, इसमें निकाल रहे हैं परसेंटेज में गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटे, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज इन लेंथ को ऐसे तो लिखते हैं बेटे, समझ नहीं रहे, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कैसे लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, और इसकी वैल्यू बेटे गिवन है कितनी, 1% गिवन है, तो 2 इंटू 1% कितना है बेटे 2%। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, स्मॉल के लिए ये वाला यूज करेंगे, और नहीं तो बेटे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर यूज करेंगे, जो अभी पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, याद रखना है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए यहाँ पे, स्मॉल अगर चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज दिया है तो इस तरीके से, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटे हम क्या करने वाले हैं, कलर कोडिंग हम सीखने वाले हैं, ठीक है बेटे। कलर कोडिंग में क्या सीखेंगे हम, जैसे रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। जो पीसीबी प्लेट होती है, आपने देखा होगा, कोई भी मोबाइल फ़ोन की प्लेट होगी या फिर टीवी के अंदर जो भी प्लेट होती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की, उसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक रजिस्टर भी होता है, उस पर कलर्स होते हैं, क्या होते हैं कलर्स, उन कलर्स को रीड करके हम उसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। वही चीज़ हम सीखने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अगली क्लास में आने से पहले पिछला पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।